वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है ज़रूर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं और फटाफट अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। उससे मिलने के बाद वो क्लास में वापस जाता है और सूडो को स्टूडेंट पर चिल्लाते हुए देखता है, जो उन्हें बता रहा था कि उसने खुद से क्लास सी के स्टूडेंट को नहीं मारा था। थोड़ी देर में से क्लास में आती है और सभी को बताती है कि क्लास सी ने उनके 3 स्टूडेंट्स को मारने के लिए सूडो के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। सूडो उन्हें बताता है कि उसने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। ये देखने के बाद कि उसका खुद के गुस्से पर ज़रा सा भी काबू नहीं है, ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल था कि उसने उन्हें नहीं मारा होगा। उस रात क्लास सी के बॉस रूइन को स्कूल के बाहर में मजे लेते हुए दिखाया जाता है। इनके स्कूल में खाली बार है, मेरे में तो स्ट्रिप क्लब था। तभी उसका एक गुंडा जख्मी हालत में उसके पास सूडो के साथ हुई लड़ाई के बारे में उसे बताने आता है। उसको संभालने के बजाय रोइन अपने बाउंसर से उसे और पिटवा देता है ताकि वो पूरी तरह से एक विक्टिम लगे। अगले दिन सुजुमे आनाकोजी से पूछती है कि वो क्या सोचता है कि उन्हें जब सूडो को बाहर निकालने का मौका मिला था तब उन्होंने उसे बचाकर गलती करी। कोजी उसे बताता है कि अगर वो निकल भी जाता तो उससे उनकी क्लास का कुछ भला नहीं होता, क्योंकि क्लास रैंक में ऊपर जाना एक टीम वर्क का काम है जिसमें सभी का अपना अपना रोल होता है। तभी क्लास का रैप सूडो को निर्दोष साबित करने के लिए सभी की मदद मांगता है। सभी लोग यहाँ तक कि कोजी भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सुजुमे अपना जवाब देने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कुशिदा आनाकोजी से मिलती है और 2 स्टूडेंट्स के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवाती है। उस शाम इचिनोसे भी वहाँ आ जाती है और कोजी और उसके क्लासमेट की मदद करने को ऑफर करती है। आनाकोजी उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद हो। हालांकि इचिनोसे उसे बताती है कि वो खाली उसकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। अगले दिन सभी लोग इंसिडेंट की तहकीकात करने में जुट जाते हैं। एक समय पर इचिनोसे को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि वो उनकी मदद करना चाह रहा हो। इचिनोसे उनकी मदद करने के लिए उसे पॉइंट्स देना चाहती थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ना पता होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। आनाकोजी उसकी मदद करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास 1 लाख की जगह 26 लाख पॉइंट्स हैं। उस शाम सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए कोजी के रूम में मिलते हैं। सुजुमे भी थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो उनकी क्लास की लड़की साकुरा थी जिसने इचिनोसे को टेक्स्ट भेजा था, क्योंकि लड़ाई होते वक्त वो वहाँ मौजूद थी। तभी साकुरा को अंधेरे कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है जिसे कुशिदा का कॉल आता है, हालांकि वो उसका कॉल नहीं उठाती। सुजुमे उसके बारे में ज़्यादा सोचने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी गवाही उतनी मैटर नहीं रखेगी। उस शायद कुशिदा कोजी से उस मामले के बारे में बात करने के लिए मिलती है। वो कैंपस में घूमते हैं और आनाकोजी पहले उससे क्राइम और बाकी चीज़ों के बारे में पूछता है। कुशिदा उससे पूछती है कि क्या वो सुजुमे के बारे में सच में सब कुछ जानता है, जिस पर वो बोलता है कि किसी के भी बारे में सब कुछ जान पाना नामुमकिन है। कुशिदा उससे कुछ पूछने ही जा रही थी, लेकिन बीच में ही रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कुशिदा साकुरा से मिलती है और उसे उस लड़ाई के बारे में पूछती है। साकुरा कुछ ना करने के लिए उसे माफ़ी मांगते हुए फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। असल में वो इन सब में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी सीक्रेट चीज़ें सभी के सामने आ जाएंगी। आनाकोजी साकुरा को कुशिदा से भागते हुए देखता है और सोचता है कि वो सभी से ऐसा क्या छिपाने की कोशिश कर रही होगी। वो सोचता है कि शायद वो एक वेबकैम गर्ल होगी, लेकिन वो अभी ये दावे के साथ नहीं बोल सकता था। बाद में साकुरा कोजी और कुशिदा से कैंपस के मॉल में मिलती है। वो वहाँ अपना कैमरा सही करवाने आई थी जो कुशिदा से भागते वक्त टूट गया था। दुकान वाला अजीब आदमी उसका कैमरा ढंग से चेक करता है और बताता है कि वो भी वारंटी पीरियड में है, इसलिए उसे ठीक किया जा सकता है। कैमरा चेक करते वक्त वो ठगियों वाले बर्ताव करने लगता है और साकुरा का फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। साकुरा को उस आदमी से डर लगने लगता है और ये साफ था कि वो उस फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं भरना चाहती थी। लेकिन तभी आनाकोजी उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है और कैमरा ठीक हो जाने के बाद उसे कॉन्टैक्ट करने को बोलता है। बाद में वो एक टेबल पर जाकर बैठते हैं जहाँ साकुरा कोजी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलती है। कुशिदा साकुरा को कोजी के साथ अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए बाथरूम चली जाती है। साकुरा कोजी से उसकी राय लेती है कि क्या उसे गवाही देनी चाहिए या नहीं। आनाकोजी से बोलता है कि उसे जो सही लगे उसे वही करना चाहिए। उसे ये भी बोलता है कि उसे इस पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के खातिर गवाही देनी चाहिए। खैर कुशिदा वापस आ जाती है और कोजी से उस रात मिलने को बोलती है। जब वो डेढ़ नहलने के बाद मिलते हैं तब कुशिदा साकुरा की सीक्रेट लाइफ के बारे में उसे बताती है। आनाकोजी का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि साकुरा सच में एक वेबकैम गर्ल थी। उसका चश्मा स्कूल में उसकी असली आइडेंटिटी छिपाने के लिए है। वो लोग बात कर ही रहे होते कि कुशिदा को साकुरा का मैसेज आता है कि वो गवाही देगी। अगले दिन होरिगिता आनाकोजी से बोलती है कि वो कुशिदा के साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है और उसे इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ सुजुमे को कुशिदा से थोड़ी जलन होने लगी है। शाम को क्लास 1D और C के चुने हुए बच्चों को स्टूडेंट काउंसिल बोर्ड के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट उस केस का फैसला सुनाएगा। आनाकोजी भी कुशिदा, सुजुमे और सूडो के साथ वहाँ पर आया होता है। क्लास C के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ मौजूद होते हैं। केस की डिटेल्स पढ़ते वक्त बीच में ही सूडो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्लास C के बच्चों ने लड़ाई शुरू करी थी। जब सुजुमे की बोलने की बारी आती है तब कोजी देखता है कि अपने भाई के वहाँ होने के डर की वजह से वो सुध-बुध खो चुकी है। आनाकोजी उसकी कमर पर चुटकी काटता है ताकि उसे होश आ जाए और उसे सूडो और उनकी क्लास के खातिर बोलने को कहता है। जब वो अपने होशावास में वापस आ जाती है तो वो क्लास C के स्टूडेंट से पूछताछ करती है। उनसे सवाल पर सवाल पूछती जाती है और बोलते हैं कि इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता कि लड़ाई में एक लड़का बिना किसी खरोच के 3 लड़कों को पीट डाले। लड़के कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए सुजुमे अपनी विटनेस साकुरा को गवाही देने के लिए वहाँ बुलाती है। साकुरा वहाँ आती है और सभी को बताती है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। क्लास करे बोलता है कि वो उन्हें सिर्फ कही सुनी बातें बता रही है। तभी साकुरा बोलती है कि उसके पास सबूत भी मौजूद हैं।
प्रेसिडेंट उससे वो ड्राइव ले लेता है और प्रोजेक्टर पर चला देता है। वहाँ वो उसकी बिकिनी में फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन तभी स्क्रॉल करते करते उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जिसे देखने से साफ था कि वो तीनों लड़के सूडो को धमका रहे थे। वो देखने के बाद उनका रैप पनिशमेंट के तौर पर दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की सस्पेंशन की मांग करता है। वो इस पर सुजुमे की राय मांगता है, लेकिन वो सच के सिवाय और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसके बाद वो अपने भाई से उसका फैसला सुनाने को बोलती है। आखिर में प्रेसिडेंट बोलता है कि उसने सुनवाई अगले दिन शाम 4 बजे तक के लिए रोक दी है। मीटिंग के बाद साकुरा देरी से आने के लिए एनाकोजी से माफ़ी मांगती है। एनाकोजी से बोलता है कि उसे खुद से आगे आने के लिए खुद पर गर्व होना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट रूम से बाहर आता है और कोजी और साकुरा से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में साबित कर सकता है कि लड़के निर्दोष नहीं है। एनाकोजी बोलता है कि हाँ वो कर सकता है और वो करेगा। उसके बाद साकुरा अपने बारे में कुछ बताना शुरू करती है। वो एक अकेली और डिप्रेस लड़की है और उसे लगता है कि उसकी सीक्रेट जॉब से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन उसी के एक फैन से उसे एक गंदा सा टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसके अगले ही दिन उसे अपने लॉकर में उसे खुद की फोटोज मिलती हैं। दूसरी तरफ कोजी और सुजुमे अपने अगले कदम के बारे में बातें करते हैं। एनाकोजी बोलता है कि अगर जिम में कैमरास लगे होते तो वो फुटेज को चेक करके ही सूडो को बचा लेते। हालांकि तभी उन्हें एक शानदार प्लान सूझता है जिसे वो बाद में अंजाम देंगे। इस बीच एनाकोजी साकुरा को क्लास में अकेले बैठे हुए देखता है और उसे सूडो की तरफ से गवाही देने के लिए थैंक्स बोलता है और इसके बदले उसे बचाने का वादा करता है। साकुरा भी उसे थैंक्स बोलती है और अपने बारे में कुछ और चीज़ें बताना शुरू करती है। खैर तभी कोजी को शिजुमे का टेक्स्ट आता है कि उसने लड़कों को ईमेल भेज दिया है, जिस वजह से एनाकोजी को वहाँ से जाना पड़ता है। असल में होरिकीरा ने क्लास सी के लड़कों को कुशिदा के फ़ोन से मैसेज किया था ताकि वो उसे सच माने। वहाँ पहुँचने पर लड़कों को एनाकोजी वहाँ पहले से खड़ा मिलता है। एक लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शिजुमे उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि उन्हें एनाकोजी की बात सुननी चाहिए। और जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी एनाकोजी उन्हें वो कैमरा दिखाता है जो उन्होंने कुछ समय पहले ही लगाया था। चूँकि लड़कों को नहीं पता था कि वो कब लगाया गया है, उन्हें ये यकीन हो जाता है कि उनकी सारी करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। वो बनाने लगते हैं और कोजी उन्हें शांत कराता है। वो उनसे इस तरह की बातें करता है जिससे उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच करके अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल को पता चल गया कि वो झूठ बोले थे तो उन्हें पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो कि खुद कोजी और सुजुमे उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो लड़ाई कभी हुई नहीं थी। एक लड़का रोइन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाल लेता है, लेकिन सुजुमे उससे उसका फ़ोन छीन लेती है। तो जैसा कि उन्होंने सोचा था, वो मंदबुद्धि अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस शाम एक आदमी एक सुनसान गली तक साकुरा का पीछा करता है। दूसरी तरफ कोजी चिनोसे से मिलता है और उसे क्लास सी के खिलाफ उनकी जीत के बारे में बताता है। तभी से साकुरा से एक इमरजेंसी कॉल आती है। साकुरा को उसे कॉल किए कुछ पल ही बीते थे कि तभी पीछे से वही आदमी आकर साकुरा को दीवार की तरफ ले जाता है। वो उसकी हर बात मानने को कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी सारी फोटोज लीक कर देगा। उसके बाद वो साकुरा की शर्ट खोलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एनाकोजी वहाँ जाता है और ऐसा करते हुए उसकी फ़ोटो खींच लेता है। असल में वो आदमी वही दुकान वाला बंदा था जिसने साकुरा का कैमरा ठीक किया था। अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी और एनाकोजी से वादा करता है कि वो उसकी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। साकुरा उस आदमी से बोलती है कि उसने कभी भी उस आदमी को अपना फ़ैन माना ही नहीं था। उसके जाने के बाद कोजी साकुरा को बताता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। उसे ये भी बोलता है कि उसे अपना सिर उठाकर जीना चाहिए और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए, फिर चाहे वो एक वेबकाम गाली क्यों ना हो। साकुरा शर्माने लगती है और खड़ी हो जाती है। स्कूल के दूसरी तरफ से सुजुमे से पूछती है कि उन्होंने क्लास सी को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कैसे मजबूर किया। सुजुमे फिर से पगला जाती है और बड़बड़ाती हुई बकवास करने लगती है। से उसे सिर्फ एक सलाह देती है कि देरी होने से पहले वो एनाकोजी के बारे में जितना पता लगा सके उतना पता लगा ले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सीक्रेट स्किल है जो उसे पूरे स्कूल में सबसे अलग बनाती है। शाम में एनाकोजी को रास्ते में प्रेसिडेंट मिलता है, जो केस में उसके एक्शन से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे सेक्रेटरी की पोजीशन तक ऑफर कर देता है। हालांकि एनाकोजी पोजीशन को ठुकरा देता है, ये बोलते हुए कि उसे और ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच रोइन लड़कों को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए सबक सिखाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और क्लास ए के कुछ स्टूडेंट से मिलता है। वो उनसे वादा करता है कि वो उन्हें भी बाकियों के साथ मसल देगा। शाम को एनाकोजी सुजुमे से मिलता है, जो उस पर जाली सबूत लगाने का इल्ज़ाम लगाने लगती है, जिस वजह से क्लास सी के स्टूडेंट्स ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। दोस्तों, किसी ने लाइट नॉवल पढ़ी हो तो बताना कि ये सुजुमे बचपन में सिर के बल गिर गई थी क्या। खैर एनाकोजी उसकी बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुजुमे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पूछती है कि वो असल में कौन है। तभी एनाकोजी को अपनी पहली जिंदगी की हल्की सी झलक दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो सीधा सुजुमे की आंखों में देखता है और आगे से कभी भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल ना करने को बोलता है। कुछ हफ्तों बाद स्टूडेंट उस टर्म के फाइनल एग्जाम खत्म कर चुके थे और अब उनकी छुट्टियां चल रही हैं। एक सुबह सुजुमे उठकर दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। उस सुबह से कुछ दिनों पहले क्लास डी के कुछ ठरकी लड़के एक किनारे इकट्ठा होकर लड़कियों के चेंजिंग रूम में ताकाझाकी करने का प्लान बनाते हैं। हम आज के दिन में वापस आ जाते हैं और सुजुमे अपना स्विम सूट पैक करके पूल की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे क्लास के नए नवेले बने कपल्स हिराता और की मिलते हैं। वो उससे उनके साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन सुजुमे मना करके अपने ग्रुप के साथ बस स्टैंड पर मिलने चली जाती है। तभी सूडो, आइक और यामाची भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सभी पूल की ओर चल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब लड़कियाँ चेंजिंग रूम में अपना स्विम सूट पहनने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। बात करती हैं कि एनाकोजी कैसे अपने आसपास की लड़कियों के नज़दीक आता जा रहा है। कुशिदा सुजुमे के एनाकोजी को लेकर टॉन्ट मारती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं आता। इस दौरान कहीं दूसरी जगह एक लड़का अपने साथी को लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकने को कहता है, इससे पहले कि लड़कियां वापस आ जाएं। सूडो और आइक गार्ड ड्यूटी पर होते हैं और वो ये भी पक्का करते हैं कि जब तक उनका ऑपरेशन पूरा ना हो जाए तब तक कोई भी चेंजिंग रूम में वापस ना जाए।
कुशीदा को इसकी थोड़ी सी भनक लग जाती है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए वॉलीबॉल खेलने का फैसला करते हैं। लड़कियां पहले तो खेलने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में खेलना शुरू कर देती हैं। इस दौरान यामाची एक जनरेटर बनकर चेंजिंग रूम के दरवाजे पर डू नॉट एंटर का साइन लगाकर उसके अंदर घुस जाता है। जल्दी लड़कियां बाथरूम के बाहर आकर इकट्ठा हो जाती हैं और क्लीनर के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगती हैं। तो वहीं अंदर यामाची जल्दी से छत पर कैमरा फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। कुशीदा यामाची के बारे में पूछने लगती है और चेंजिंग रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। आइक फौरन चौथे लड़के को मिशन अबॉर्ट करने का सिग्नल भेज देता है। चौथा लड़का तुरंत यामाची को कॉल करके समय की कमी की वजह से मिशन अबॉर्ट करने को बोलता है। कुछ ही समय बाद यामाची दौड़ते हुए वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ आ जाता है और तभी आइक पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगता है ताकि वो बाथरूम जाकर यामाची का अधूरा काम पूरा कर सके। रुइन और उसके गुंडे बाथरूम के बगल से गुजरते हैं और डू नॉट एंटर का साइन बोर्ड देखकर रुक जाते हैं। चौथा लड़का फौरन सूडो को सिग्नल देते हुए आइक की मदद करने को कहता है, जिसके बाद सूडो दौड़कर बाथरूम की ओर चला जाता है और रुइन के पास पहुंचकर उसे बाथरूम में घुसने से रोकने की कोशिश करने लगता है। उन दोनों के बीच मामला गरमाने लगता है कि तभी क्लास ए की क्वीन आरिसु सकायानागी बीच में आकर मामला ठंडा कर देती है। तभी प्रेसिडेंट भी वहां आ जाता है और ये पक्का करता है कि उसकी देखरेख में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे। इस दौरान आइक पकड़े जाने के खौफ से सहम जाता है और मिशन को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चौथा लड़का उसके दिमाग में थोड़ी बुद्धि भरता है और बोलता है कि इतने घंटों की मेहनत के बाद वो इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। आइक का जोश दोबारा से जाग जाता है और वो फिर से काम पर जुट जाता है। एनाकोजी चौथे लड़कों को सिग्नल देते हुए देख लेता है, इसलिए वो शिजुमे से सभी स्टूडेंट को क्लास डी को टॉप पर ले जाने के बारे में भाषण देने को कहता है। उसकी स्पीच से सभी का ध्यान बढ़ जाता है और तब तक आइक अपना काम खत्म कर लेता है। वो सभी कैमरास को इंस्टॉल करके चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। जब शिजुमे अपनी स्पीच खत्म कर लेती है तो वो चेंजिंग रूम में चुपके से जाकर सभी कैमरास को हटा देती है, जिसके बाद वो पूल के पास आकर कोजी से मिलती है। एनाकोजी को भी थोड़ी सी मस्ती सूझती है, इसलिए वो शिजुमे को धक्का देकर पूल में फेंक देता है। जल्दी सभी पूल में आ जाते हैं और खूब मजे करते हैं। उस रात शिजुमे सभी के साथ वाली फोटो को अपने पास रखकर सोती है। एनाकोजी से के पास जाता है जो इकरस और उसके पिता का प्ले देख रही थी। असल में स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स के वेकेशन के लिए एक क्रूज बुक किया था ताकि वो अपनी छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठा सके। एनाकोजी को वो प्ले इतना बेकार लगता है कि वो उसे टैक्स देने वालों के पैसों की बर्बादी बताता है। वो सीधा मुद्दे पर आती है और बोलती है कि एक आदमी उनके स्कूल में उसे निकलवाने के लिए आया था और हालांकि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पता चलता है कि से के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि उसकी क्लास टीचर होने के नाते वो जब चाहे कोजी को निकाल सकती थी, फिर चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उससे एक डील करती है कि उसे उसको ना निकलवाने के बदले उनकी क्लास को क्लास ए बनाना होगा। पहली बार एनाकोजी अपना आपा खो देता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए धोखा ना देने को बोलता है। हालांकि से बोलती है कि उसकी बात मानने के सिवाय उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, जिसके बाद कोजी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट मजे करने के लिए क्रूज से बाहर आ जाते हैं। उनकी बोट एस्परांजा में लगभग सभी तरह के लग्जरी आइटम्स मौजूद थे। आइक, सूडो और यामाची एनाकोजी के साथ जाकर बैठते हैं और आइक आखिरकार कुशीदा से डेट पर चलने के लिए पूछने का फैसला कर लेता है। वो कुशीदा के पास डेट पर चलने के लिए पूछने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके सामने आते ही उसका दिमाग घूम जाता है और धोखे से वो उससे कोई और सवाल पूछ लेता है। आइक ही अकेला नहीं है, मेरे हिसाब से तो अपने क्रश के सामने सभी की बोलती बंद हो जाती है। आइक को देखकर सूडो के अंदर का भी जोश जाग जाता है और वो भी सुजुमे से डेट पर चलने के लिए पूछने का फैसला करता है। वो एनाकोजी से सुजुमे के बारे में जानकारी देने को बोलता है और उस पर अमल करने का फैसला करता है। बाद में शाम को चारों लड़के क्रूज के एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ का खाली मेन्यू देखकर सूडो और बाकी सबका दिमाग घूम जाता है और वो वेटर को बुलाने लगते हैं। तभी क्लास ए का एक स्टूडेंट सूडो और उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर सूडो गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट सूडो के अपने गुस्से पर ना कंट्रोल कर पाने के बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। एनाकोजी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और से के साथ हुई डील के बारे में सोचने लगता है कि तभी हिराता दरवाज़ा खटखटाता है और एनाकोजी से उसके साथ घूमने को कहता है, लेकिन कोजी उसके साथ घूमने से मना कर देता है। हिराता उससे पूछता है कि क्या वो सुजुमे के साथ उसकी बातचीत करवा सकता है। एनाकोजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही हिराता को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। शिप के दूसरी तरफ क्लास डी का सबसे मस्कुलर, एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट कोएंजी अपना गीला शरीर लेकर पूरी शिप में सिर्फ चड्डी में घूमता है। बटलर उससे अपना शरीर पोंछने को कहता है, लेकिन अपनी ही धुन में मस्त कोएंजी उसकी एक नहीं सुनता और हर जगह खिचौनन फैला देता है। कुछ घंटों बाद शिजुमे एनाकोजी से मिलती है और उन्हें लग्जरी क्रूज में घुमाने के स्कूल के असली मकसद के बारे में बात करती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रुइन वहाँ जाता है और शिजुमे को चिढ़ाने लगता है। तभी रुइन की एक्स इबुकी वहाँ आ जाती है और उसके साथ रुइन के बेकार बर्ताव की वजह से उसका सामना करती है। रुइन वहाँ भी उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और गुस्से में आकर इबुकी उसे मुक्का मार देती है। हालांकि रुइन का बाउंसर एल्बर्ट बीच में आकर उसको उठाकर फेंक देता है और अपने मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लास ए की क्वीन को इजुमी नाम की लड़की से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया बोलती है और अगला इंस्ट्रक्शन मिलने तक रुकने को कहती है। उस रात साकुरा प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो एनाकोजी से डेट पर चलने के लिए कैसे पूछेगी कि तभी अचानक से कोजी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अगर उसे कभी भी उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वो बिना हिचकिचाए उससे बोल सकती है। साकुरा उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराती है। तभी कुशीदा वहाँ आ जाती है और उसे देखकर साकुरा वहाँ से भाग जाती है। एनाकोजी भी खुद को उससे बात करने से रोक लेता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो ज़्यादा दूर जा पाता उससे पहले ही कुशीदा उसे पीछे से पकड़ लेती है और अपने असली रूप में आकर उससे पूछती है कि वो उससे बात क्यों नहीं करना चाहता है। एनाकोजी उससे फिर भी इग्नोर कर देता है और तंग आकर कुशीदा खुद ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टूडेंट्स को डेक पर आइलैंड को देखने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें ले जाया जा रहा है।
कुछ बहुत स्टूडेंट को समझ आ चुका था कि उनका समर वेकेशन अब खत्म होने वाला है। सभी स्टूडेंट साइलेंस को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। जल्दी स्टूडेंट्स को एक जगह असेंबल करवा दिया जाता है और अगला इंस्ट्रक्शन मिलने तक वहीं रुकने को कहा जाता है। थोड़ी देर बाद से स्टूडेंट्स को उस एक हफ्ते के टेस्ट के बारे में बताती है जो स्कूल ने खास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन बताने के बाद टीचर उन्हें टेस्ट शुरू करने के लिए छोड़ देते हैं। हर क्लास के 8 स्टूडेंट्स के लिए 2 टेंट्स दिए जाते हैं और आइलैंड पर एक हफ्ता बिताने के लिए सभी को ज़रूरत का सामान भी दिया जाता है। हर क्लास को अलग से कोई भी एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए 300 स्पेशल पॉइंट दिए जाते हैं और वो चाहे तो उन्हें पूरा खर्च कर सकते हैं। हालांकि उस एक हफ्ते के बाद उसमें से उनके जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो सभी पॉइंट्स क्लास पॉइंट्स में बदल दिए जाएंगे। टेस्ट के एंड में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाने के लिए हर क्लास को दूसरी क्लास का लीडर को गैस करने का मौका मिलेगा। अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उन्हें एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनके बचे हुए स्पेशल पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि क्या किया जाए। कुछ बच्चे तो एकदम सटीक बात बोलते हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियों के पूरे मजे लेने चाहिए और क्लास के पूरे 300 स्पेशल पॉइंट्स हिराता जैसे होशियार स्टूडेंट को संभालने के लिए दे देने चाहिए। क्लासमेट्स आपस में खुसफुसाने लगते हैं कि तभी एक लड़का टॉयलेट की बात को उठा देता है और पता चलता है कि स्कूल ने हल्का होने के लिए उन्हें कुछ पोर्टेबल टॉयलेट दिए हैं। लड़कियों को उन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, खासकर उसकी साफ सफाई को लेकर। वो प्रोटेस्ट करने लगती हैं और मजबूरी में आकर लड़कों को उनकी बात मानते हुए एक साफ सुथरा टॉयलेट खरीदना पड़ जाता है। बहस खत्म होने के बाद क्लास डी कैंप लगाने के लिए जंगल में अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। रास्ते में सुजुमे और एनोकोजी अपनी क्लास को इस टेस्ट में सबसे ऊपर ले जाने के बारे में बातें करते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं और काफ़ी देर बाद सभी स्टूडेंट थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। हिराता आखिरकार टॉयलेट खरीदने वाले मुद्दे को उठा देता है और बोलता है कि उन्हें लड़कियों के लिए साफ सुथरा टॉयलेट खरीद लेना चाहिए ताकि वो उनके साथ आराम से काम कर सकें। अपना फैसला सुनाने के बाद वो स्टूडेंट्स को एक कैंपिंग स्पॉट खोजने के लिए वॉलंटियर करने को कहता है। कुछ स्टूडेंट जिसमें कोइंजी और एनाकोजी भी शामिल थे जगह ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं और हिराता उन्हें टीम्स में बांट देता है। कोइंजी, एनाकोजी और साकुरा एक साथ जाते हैं और कोइंजी एक बंदर की तरह छलांग लगाते हुए पेड़ों के जरिए काफ़ी दूर चला जाता है, जिस वजह से कोजी और साकुरा पीछे रह जाते हैं। 100-200 मीटर चलने के बाद एनाकोजी और साकुरा को एक गुफा दिखाई देती है और एनाकोजी को तुरंत से कहे हुए वो शब्द याद आ देते हैं कि अगर उन्होंने आइलैंड पर लकी स्पॉट्स को खोज लिया तो उन्हें बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आखिर में जाकर उनके क्लास पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे। तभी क्लास ए का लीडर कात्सुरागी और उसका एक साथी गुफा से बाहर निकल कर आते हैं। वो लोग आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और एनाकोजी साकुरा का मुंह दबाकर झाड़ियों में छिप जाता है ताकि वो लोग पकड़े ना जाए। कात्सुरागी को किसी के वहाँ मौजूद होने की भनक लग जाती है और वो फ़ौरन चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। एनाकोजी साकुरा को छोड़ देता है और गुफा की तहकीकात करने चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस गुफा पर कात्सुरागी ने पहले ही अपना हक जमा लिया है। वो सभी लोगों के पास वापस आ जाते हैं और पाते हैं कि सूडो और आइक ने नदी के किनारे कैंप लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढ निकाली है। पहले तो स्टूडेंट्स का वहाँ कैंप लगाने का मन नहीं करता, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से वो उसी जगह को क्लेम कर लेते हैं। वो सिजुमे को अपनी लीडर बना देते हैं और उसे उस जगह को क्लेम करने को कहते हैं। सिजुमे को लीडर का की कार्ड मिल जाता है और वो उस जगह को क्लेम कर लेती है। सभी स्टूडेंट्स टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। सिजुमे कोई भी काम नहीं करती और टेंट लगते ही चुपचाप अपने टेंट में घुस जाती है। उस शाम क्लास का एक लड़का एनाकोजी के पास आता है और उससे साकुरा से डेट के लिए पूछने की टिप्स मांगने लगता है। जल्द ही वो लड़का, कोजी और साकुरा जंगल में घूमने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें क्लास सी की इबुकी जख्मी हालत में मिलती है जिसे उसकी क्लास वालों ने निकाल फेंका था। वो लड़का और साकुरा उसे अपने कैंप में लेने को बोलते हैं और वो ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाती है। बाद में आइक कैंप फायर लगा देता है और लड़कियां जंगल से ताज़े फल ले आती हैं। सभी आग जलाने के लिए आइक के नारे लगाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। आइक लड़कियों से टॉयलेट वाले इशू पर उनका साथ ना देने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। कुछ देर बाद हिराता सभी को समझाता है कि उन्हें पूरे हफ्ते पॉइंट्स को कैसे खर्च करना है ताकि टेस्ट एंड होने के बाद भी उनके हाथ में 120 पॉइंट्स बचे रहें। कुछ घंटों बाद कुशीदा और क्लास के दूसरे बच्चे वूकी से बात करने जाते हैं, जिसके कुछ ही पलों बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कोइंजी बीमार होने का बहाना बनाकर शिप पर वापस लौट गया है। ये उनकी क्लास के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है क्योंकि टीचर्स एक लड़के की गलती की वजह से उन पर पेनल्टी लगा सकती हैं। एक फ्लैशबैक में छोटे एनाकोजी को दिखाया जाता है जो कि एक सफ़ेद कमरे में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर कैलकुलस के कठिन सवाल लगा रहा था। एक सुपरवाइजर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि सिर्फ बेवकूफ़ी लोग होते हैं जो हाथ में पावर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें अभी के समय में वापस ले आया जाता है और आज टेस्ट का दूसरा दिन है। कुछ लड़के और लड़कियां ताज़े फल और मछलियां पकड़ लाते हैं। हिराता सभी स्टूडेंट्स को उनका काम बताकर राशन को सभी में बराबरी से बांट देता है। बाद में एनाकोजी और सिजुमे जंगल में गश्त लगाने जाते हैं और सिजुमे एनाकोजी को उसके साथ उसके रिकॉन मिशन में मदद करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। एनाकोजी बोलता है कि उसे रोइन और उसके गुंडों से उसे बचाना है, इसलिए वो उसके साथ आया है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों चिनोसे से मिलते हैं जो उन्हें अपनी क्लास की कैंपिंग साइट पर ले जाती है। एनाकोजी और सिजुमे उनकी साफ सफाई से काम करने के तरीके की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर में वो वहाँ से चले जाते हैं और क्लास ए के एक स्टूडेंट को एक गुफा की रखवाली करते हुए पाते हैं। एनाकोजी सिजुमे से उस लड़के को चुनौती देने को बोलता है ताकि वो उनकी गुफा में घुस सके। कात्सुरागी जो कि गुफा के अंदर ही था वहाँ हो रहे हंगामे की वजह से बाहर आ जाता है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद वो उन्हें अंदर घुसने की इजाज़त दे देता है, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले उनको धमकाता है कि अगर उन्होंने उनके कैंप को ढूंढ लिया तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। एनाकोजी और सिजुमे फिजूल की सिरदर्दी नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अपने अगले स्टॉप पर उन्हें क्लास सी का कैंपिंग स्पॉट मिलता है जहाँ उनका लीडर रोइन मौजूद होता है। वो उसके पास जाते हैं और खेल कूद में सभी पॉइंट्स उड़ा देने की वजह से उसको कन्फ्रंट करते हैं।
रुइन उनसे साफ बोल देता है कि उन्हें दूसरों के धंधे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। सुजुमे उससे पूछती है कि उन्होंने इबुकी को उस हालत में जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया था। रुइन उससे बोलता है कि उसी ने उसको पीट कर वहाँ छोड़ा था। उन्हें यह भी बताता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने सभी पॉइंट्स उड़ा दिए हैं। थोड़ी देर बाद सुजुमे यानाकोजी के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में यानाकोजी सुजुमे को बताता है कि रुइन की 0 पॉइंट स्ट्रेटजी असल में काफ़ी अच्छी है क्योंकि उससे वो छुट्टियों के पूरे मजे उठा रहे हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में भोर के समय कोई क्लास डी के एक टेंट में चोरी चुपके घुस जाता है और की के बैग से कुछ चुरा लेता है। कुछ घंटों बाद सभी उठ जाते हैं और दिन बिताने के लिए फ्रेश हो जाते हैं। चौथे दिन कोजी और साकुरा जंगल की खूबसूरती देखने जाते हैं। वो क्लास सी के कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि क्लास सी का हर एक मेंबर वहां से जा चुका है। वहां उन्हें चिनोसे और क्लास बी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि उसी कैंपिंग स्पॉट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। यानाकोजी चिनोसे से काचुरागी के बारे में कुछ जानकारी मांगता है। चिनोसे उसे बताती है कि काचुरागी क्लास ए की क्वीन साकायानागी से बिल्कुल उल्टा एक रूढ़िवादी सोच का आदमी है। उस शाम क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स आग के पास बैठकर इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि क्लास सी के स्टूडेंट्स ने टेस्ट बीच में ही क्यों छोड़ दिया होगा। वो यहीं तक सोच पाते हैं कि हो सकता है कि वो टेस्ट से थक गए होंगे इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। सूडो इबुकी के पास जाता है और क्लास सी के बारे में उसे कुछ सवाल करता है। इबुकी गुस्सा आ जाती है और सूडो की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। टेस्ट के 5वें दिन लड़कियां पाती हैं कि के की अंडरवियर चोरी हो चुकी है और इसके लिए वो लड़कों को दोषी ठहराती हैं। वो सभी लड़कों को बाहर बुलाती हैं और हिराता से मुजरिम को ढूंढने के लिए कहती हैं। जल्दी सारे लड़के अपने बैग्स को चेक करवाने के लिए एक लाइन बना लेते हैं। बारी आने से पहले आइक अपना बैग चेक करता है और हैरानी से उसे अंडरवियर वहीं मिलती है। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी चोरी करी है उसने आइक को दोषी ठहराने के लिए उसके बैग में अंडरवियर डाल दी है। कुछ ना सोच पाने की वजह से वो यानाकोजी को अंडरवियर थमा देता है और अपना बैग चेक करवाने के लिए फ़ौरन वापस लौट जाता है। कोजी को पता था कि किसी ने तो आइक के बैग में अंडरवियर रखी है और वो सोचता है कि वो कौन हो सकता है। हिराता सभी को अच्छे से चेक कर लेता है और उसे कुछ नहीं मिलता। लड़कियों को फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता इसलिए वो लड़कों को पूरी तरह से चेक करने को बोलती हैं। यानाकोजी थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसने अंडरवियर अपनी पॉकेट में रखी थी। जब हिराता उसकी जेब चेक करता है तो उसे उसमें कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। हालांकि हिराता भाईचारा होने का फर्ज पूरी तरह से निभाता है और बोलता है कि उसे कुछ नहीं मिला। बाद में शाम को कोजी उससे पूछता है कि उसने सभी को उसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बोलता है कि उसे पता है कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। वो उसे अंडरवियर ले लेता है और खुद पर ब्लेम लेने का फैसला करता है। जाने से पहले वो यानाकोजी से असली मुजरिम को ढूंढने को बोलता है ताकि उसका बलिदान खारिज न जाए। उस दिन के बाद लड़कियां अपना टेंट लड़कों से अलग करने की मांग करती हैं। वो हिराता को उनका टेंट हटवाने में मदद करने के लिए चुनती हैं, लेकिन सुजुमे आगे आकर उनसे एक और भरोसे वाले लड़के यानाकोजी को जोड़ने को कहती हैं। ये पक्का करने के लिए कि टेंट शिफ्ट करते वक्त हिराता कोई अंडरवियर न चुरा ले। यानाकोजी और हिराता काम में जुट जाते हैं। काम करते करते बीच में एक लड़की हिराता को बुला लेती है। यानाकोजी काम करता रहता है और शाम तक सभी टेंट्स लगा देता है। काम खत्म करते ही इबुकी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा है, क्योंकि बाकी सब लोग तो उसे असल मुजरिम मान ही चुके हैं। हैरानी से कोजी उसे बताता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, जिसे सुनकर इबुकी दंग रह जाती है और कोजी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। काम खत्म करने के बाद यानाकोजी उस जगह पर वापस जाता है जहाँ पहले इबुकी उन्हें मिली थी। उसे वहाँ पर कुछ संदिग्ध सामान मिलता है और वो कैंप पर वापस आ जाता है। 2 घंटे बाद सुजुमे यानाकोजी के पास आती है और उसे घुमा फिराकर अपने बदले हुए बर्ताव के बारे में बात करने लगती है। यानाकोजी उसकी बकबक को स्किप कर देता है और सीधा बता देता है कि उसे पता है कि वो बीमार है। वो खड़ा हो जाता है और सुजुमे के माथे पर अपना हाथ रखता है। सुजुमे अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश करती है लेकिन उसके शरीर की हालत सब कुछ साफ बता देती है। टेस्ट के 5वें दिन आइक, यानाकोजी और सुजुमे खाना इकट्ठा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। खाना ढूंढते ढूंढते यानाकोजी सुजुमे से पूछता है कि क्या वो की कार्ड का अच्छे से ध्यान रख रही है, जिस पर सुजुमे उसे बताती है कि वो हमेशा उसके पास ही रहता है। यानाकोजी उससे कार्ड बाहर निकालने को कहता है ताकि वो उसे एक बार देख सके। सुजुमे उससे पूछते ही क्या की कार्ड को देखना उसके लिए सेफ होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। वो की कार्ड निकालते ही फौरन फिर से उसे अंदर रख लेती है और तभी यामाची पीछे से आकर थोड़ी सी मिट्टी सुजुमे के सिर पर लगा देता है। सुजुमे नाराज हो जाती है और उसे उठाकर पानी में पटक देती है। अगर यानाकोजी उसे बचाता नहीं तो यामाची मर भी सकता था। कुछ घंटों बाद सुजुमे नदी में झरने के नीचे लगभग बिना कपड़ों के नहाती है। नहाने के बाद वो कपड़े पहन लेती है और कैंप पर वापस आ जाती है। यानाकोजी इबुकी के एब्सेंस को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। सुजुमे से कहीं प्राइवेट में मिलने के लिए बोलती है और यानाकोजी जंगल में उसके पीछे चलता जाता है। वहाँ पहुँचने पर सुजुमे से यह दुखद खबर सुनाती है कि की कार्ड चोरी हो चुका है। यानाकोजी शांत रहता है और उसे इस बात को चोर के ना मिलने तक छिपा कर रखने को कहता है। सुजुमे को की और इबुकी पर शक होता है। यानाकोजी इस बात की पुष्टि करता है कि की निर्दोष है और इबुकी का सामना करने के अपने प्लान के बारे में बात करता है। बात खत्म होने के बाद सुजुमे उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने को बोलती है ताकि वो अपने किए पर पछता सके। कुछ ही मिनट्स बाद उसे कहीं से आग लगने की बू आने लगती है और जब वो दौड़कर पता करने जाती है तो उसे पता चलता है कि कैंप में आग लग चुकी है। आग बुझने के बाद सभी लोग घबराने लगते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। यानाकोजी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और शांति से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कुशिदा इबुकी को ढूंढने जाती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो वहाँ से भाग रही है। सूडो गुस्सा आ जाता है और आइक के साथ उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो हिराता के ऑर्डर्स का वेट करता है लेकिन हिराता ये सब सुनने के बाद सुध-बुध खो चुका था, इसलिए यानाकोजी उसे होश में लाता है और वो सभी को उनके टास्क बताता है। सुजुमे उसका पीछा करती है और वो उसे कैंप से काफ़ी दूर मिलती है। वो उसे रोक कर उस पर की कार्ड चुराने का इल्ज़ाम लगाती है और इबुकी की कार्ड वापस देने से साफ मना कर देती है। वो सुजुमे को कांपते हुए देखती है और उस पर हमला कर देती है।
शिजुमे उसके हमले से बचने की पूरी कोशिश करती है, हालांकि कमजोरी होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और इबुकी उसे ज़मीन पर पटक कर वहाँ से भाग जाती है। उसे बेहोश करने के बाद इबुकी अपने बैग के पास जाती है और उसमें से अपना रेडियो निकालकर कात्सुरागी को बताती है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। शिजुमे को कुछ घंटे बाद होश आता है और उसके बगल में आनाकोजी बैठा होता है। वो इबुकी के साथ की अपनी लड़ाई के बारे में कोजी को बताती है और खुद को कोसने लगती है। आनाकोजी से टेस्ट छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो आराम कर सके। शिजुमे रोने लगती है और सभी चीज़ों के लिए खुद को दोष देने लगती है। आनाकोजी से पूछता है कि वो क्लास ए में जाने के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड क्यों है। शिजुमे उसे बताती है कि वो चाहती है कि उसका बड़ा भाई उसकी काबिलियत को पहचाने। उस रात आनाकोजी शिजुमे को गोद में उठाकर उनकी टीचर के कैंप में ले जाता है। वहाँ वो से शिजुमे की देखभाल करने को कहता है, लेकिन से उसे बताती है कि इसके लिए उसे टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। आनाकोजी बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को कीकार्ड चोरी होने और शिजुमे की इलनेस की खबर पता चल जाती है। आनाकोजी हिराता को बताता है कि इबुकी ने कीकार्ड चुराया था। अब उनके पास सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा ही समय बचा हुआ था, नहीं तो वो किसी भी क्लास को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अगले और टेस्ट के आखिरी दिन सभी लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं और कैंप साइट छोड़ देते हैं। हर क्लास को एक नोट दिया जाता है जिसमें उन्हें दूसरी क्लास के लीडर का नाम गेस करना होगा। क्लास डी के कैंप पे आनाकोजी दूसरे क्लास के लीडर्स को गेस करता है और नोट सबमिट कर देता है। बाद में टीचर सभी स्टूडेंट्स को असेंबल करवाते हैं और टेस्ट को ऑफिशियली एंड कर देते हैं। तभी झाड़ियों में से रुइन पूरी तरह से लस्त पस्त निकल कर आता है। असल में रुइन पूरे टेस्ट के दौरान जंगल में ही छिपा हुआ था। कात्सुरागी उनकी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है और लगभग 500 पॉइंट्स उसे वापस कर देता है। पहले दिन ही कात्सुरागी ने रुइन से मिलकर एक डील कर ली थी जिसमें उसे टेस्ट के एंड होने के बाद उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा। उसको बस अपने जासूस को दूसरी क्लास में भेजकर उनके कीकार्ड चुराने थे ताकि उनके लीडर्स के नाम एकदम सही गेस कर पाएं और फ्री में मिलने वाले 50 पॉइंट्स अपने नाम कर सकें। उसने पक्का किया था कि उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपने सभी पॉइंट्स उड़ा दें और टेस्ट को एक साथ बीच में ही छोड़कर चले जाएं ताकि वो जंगल में जाकर अपने जासूसों का इंतजार करे और उसे वो सारी जानकारी मिल जाए जो उसे चाहिए थी। उसका प्लान एकदम सही तरीके से काम करता है और सभी अपने दिए हुए आंसर्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। वो पल आ जाता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टीचर फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। 0 पॉइंट के साथ आखिरी प्लेस क्लास सी को मिलती है, जिसके बाद क्लास ए 120 पॉइंट के साथ थर्ड आती है और दूसरी प्लेस क्लास बी को 140 पॉइंट के साथ मिलती है। हैरानी से क्लास डी सभी को पीछे छोड़ते हुए 225 पॉइंट के साथ सबसे आगे निकल जाती है। सभी लोग ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनसे कहाँ गलती हो गई। उनके सेलिब्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को शिप पर वापस बुला लिया जाता है। शिजुमे आनाकोजी से बात करने के लिए दौड़कर उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ साकानागी का एक लड़का हाशिमोटो कात्सुरागी के हार पर उसे गिरी हुई नज़रों से घूरने लगता है। कहीं और क्लास बी के कुछ स्टूडेंट्स आनाकोजी की क्लास में जाने के बारे में सोचने लगते हैं, खासकर इचिनो से। वहीं दूसरी तरफ इबुकी रुइन से अपनी हार के लिए उससे माफ़ी मांगती है। अब आनाकोजी शिजुमे को टेस्ट के एंड में अंजाम दिए अपने मास्टर प्लान के बारे में बताता है। आनाकोजी को शुरुआत से पता था कि इबुकी एक जासूस है, इसलिए उसे जानबूझकर उसे अपना कार्ड दिखाने को कहा, ये जानते हुए कि इबुकी उन्हें देख रही होगी जिससे उसके लिए चोरी करना और भी आसान हो जाए। सभी कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था क्योंकि इबुकी ने कार्ड चुरा लिया था, जिसके बाद आनाकोजी ने कैंप में आग लगा दी ताकि वो वहाँ से आसानी से भाग जाए और वो की कार्ड अपने लीडर को दिखा दे। वो बताता है कि उसने जानबूझकर शिजुमे की तबीयत खराब होने दी क्योंकि रूल्स के हिसाब से क्लास का लीडर तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कोई सीरियस रीज़न न दिया जाए। इसी वजह से उसने एंड में उसे हटाकर खुद को लीडर बना लिया। दूसरी क्लासेस को अच्छे से देखने के बाद उसे पल भर में पता चल गया था कि उनके लीडर्स कौन होंगे। शिजुमे उससे इंप्रेस हो जाती है और पूछती है कि उसने उनकी क्लास की अचानक से मदद क्यों की। और तभी क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स शिजुमे के पास आकर टेस्ट जिताने के लिए उसे शुक्रिया बोलने लगते हैं। कुशिदा कोजी के पास आती है और बोलती है कि उसे शिजुमे से नफरत है। उसके बाद वो उसे पूछती है कि वो उसमें या शिजुमे से किसको चुनेगा। आनाकोजी किसी को नहीं चुनता और तभी उसे से का मैसेज आता है जो उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पहुँचने पर से कोजी की इंटेलिजेंस और प्लानिंग की तारीफ कर दी है। आनाकोजी से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसे निकलवाने आया था। से उसे बताती है कि उसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन फिलहाल के लिए उससे अपना काम करने को कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इबुकी को पता चलता है कि डील के मुताबिक रुइन को हर महीने कुछ 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसा लग रहा था कि वो यही चाहता था। रात में शिजुमे आनाकोजी के पास जाती है और उस पर अपने काम का क्रेडिट उसको देने का इल्ज़ाम लगाने लगती है। आनाकोजी उसे बताता है कि वो बदल रही है और आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी तरफ कुछ साथी चाहिए होंगे। शिजुमे इस बात का भी इल्ज़ाम उसी पर लगाती है और शर्माते हुए इतनी सारी मदद के लिए उसे शुक्रिया बोलकर आनाकोजी को अपना पहला साथी बना लेती है। दूसरी तरफ आनाकोजी के दिमाग में उसे पता था कि वो शिजुमे, हिराता, कुशिदा या किसी भी और स्टूडेंट को अपना साथी नहीं मानता है। वो उन्हें खाली अपना टूल मानता है जिनके इस्तेमाल से वो इस दुनिया में जीत सकता है जहाँ जीत नहीं सब कुछ है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।